सभी को प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, प्रणाम सर। तो आज जो है हम लोग स्टैटिस्टिक के बारे में करना शुरू करने जा रहे हैं। और मैं पढ़ा भी था, मीन पढ़ा था, मीडियन पढ़ा था, मोड पढ़ा था, जो सब्जेक्ट के अंदर प्रवृत्ति की मापें हैं। और थोड़ा सा पढ़ा था कि एक एवरेज को बताती है, एक कोएफिशिएंट को बताती है और एक फ्रीक्वेंसी को बताती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं जा सकते हैं। ये सब प्रवृत्ति की मापें होती हैं। एक है वेरिएशन होता है। वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव, कितना वेरी करता है। तो वेरिएशन से हम पता करते हैं कि कितना बिखराव है। तो बिखराव जानने के कई सारे फॉर्मूले भी होते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ स्प्रेड आउट ऑफ डेटा कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डेटा का कलेक्शन करते हैं, उसमें कितना वेरिएशन होता है। ठीक है, मान के लो जब आप कोई चीज, जैसे जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती है वो भी बताती है, वो रेंज भी बताता है। ठीक है, तो आपको पता चलता होगा कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट आप कर देते हो तो आपको एक रेंज पता चल जाता है, उसी से आपको वेरिएशन भी पता चलता है। और आपको सेंट्रल टेंडेंसी से भी पता चल जाता है कि कितना वेरिएशन है। केंद्र से जो डेटा है वो कितनी दूरी से, अगर हमें पता चलता है, हमें मिड पॉइंट पता चल जाता है, हमें पता चलता है कि इधर डेटा कितनी रेंज पर है और इधर कितनी रेंज। एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, इट मेजर ऑफ डिस्पर्सन ऑफ डेटा ऑफ द मीन फ्रॉम द मीन से डेटा आता है, उसका डिस्पर्सन कितना है मेन डेटा से, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। एचडी शॉर्ट में कहते हैं एचडी। ठीक है, तो ये सब कुछ होते हैं एडवांस स्टैटिस्टिक। इसको क्या है कि आप थ्योरी से पढ़ेंगे तो इतना मजा नहीं आता। इसको जब आपने स्टैट्स पढ़ी है तब तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ी है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो स्टेट्स पढ़ाने लग जाएंगे तो समय भी लगेगा। अब हमें थोड़ी सी चीजों जो ध्यान देने की उसमें देखते हैं। टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक सांख्यिकी मतलब हम जो रिसर्च करते हैं उसमें रिसर्च में दो प्रकार से यूज करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और एक इन्फरेंशियल। एक व्याख्यात्मक और एक निष्कर्षात्मक। ठीक है, आपसे कल डिस्कस भी किया था कि व्याख्यात्मक जिसमें हम चीजों को आंकड़े संग्रहित करते हैं और फिर हम उसको डिस्क्राइब कर देते हैं, व्याख्या कर देते हैं। और एक में हम आंकड़े संग्रहित करते हैं और उसमें क्या करते हैं, हम आंकड़ों के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निकलते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या, इसमें व्याख्या करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज ए मीन ऑफ डिस्क्राइबिंग फीचर ऑफ डेटा सेट बाय जनरेटिंग समरीज अबाउट डेटा सैंपल्स। हम डेटा के सैंपल के आधार पर इकट्ठा करते हैं, फिर उनकी समरी क्रिएट करते हैं, फिर उसके आधार पर डेटा को डिस्क्राइब करते हैं। द डेटा इज समराइज्ड एंड एक्सप्लेन्ड इन द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के आधार पर हम उसको ब्रेक करते हैं। और फिर उसमें मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, या और भी कई सारी वेरिएबिलिटी जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वेरिएबल्स है, कर्टोसिस है। इसमें से ये कुछ जो है जब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक लगाते हैं तो ये भी कुछ डेटा होता है, इसके आधार पे ये स्टैटिस्टिकल जो टूल होते हैं उनके आधार पे हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम आगे स्क्यूनेस, कर्टोसिस और स्क्यूनेस को भी देखेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम को भी देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिंपल सा हमने डेटा कलेक्ट किया और हमने कहा कि भाई कि वही कि एक व्यक्ति है और उसकी 10 दुकानें हैं, तो 10 दुकान में पर डे वो कितना कमाता है। तो हमें पता चल गया कि हर दुकान का अलग अलग, फिर हमने जोड़ा और हमने एवरेज बता दिया कि देखो इतनी दुकान से, हर दुकान से ये व्यक्ति इतना कमाता है और अगर औसत देखा जाए तो इस व्यक्ति का इतना है। बस हमने इतना बताया। ठीक है, अब इस डेटा के आधार पे हम ये बताने में संभव नहीं है आगे चल करके केवल मीन के आधार पे कि आगे कितनी कमाई करेगा, कल कितनी कमाई करेगा, ये हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। वर्तमान स्थिति जो है उसके बारे में बता सकते। इसी तरीके से मीन का डेटा, मीन निकालेंगे तो हमको पोजीशन बता सकती है, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये बता सकते हैं, और वेरिएंस बना सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम बता सकते हैं, और किस तरफ झुकाव है डेटा का। डेटा जो है किस चीज से, मानकर 10 प्रोडक्ट, तो कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है, इसके तरफ बता सकते हैं। कौन से दिन में कम बिक रहा है, कौन से ज्यादा में बिक रहा है, ये डे वाइज, प्रोडक्ट वाइज, ये सारी कुछ हम चीजों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, स्क्यूनेस है या कर्टोसिस है, ये भी हम सारी चीजें बता सकते हैं। तो कुत्ता बोलते हैं और ठीक है, ये सारी चीजें हम उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है उसमें। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं डेटा को। ठीक है, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको समराइज करते हैं डेटा को, क्योंकि डेटा जब है हमारे पास, जब डेटा आता है तो डेटा खासकर जब पीएचडी करते हैं तो उसमें डेटा मात्रा ज्यादा होती है, 400-500 सैंपल होता है, तो हम वहाँ डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने का मतलब है हम उसको समराइज करेंगे, फिल्टर करेंगे डेटा को, तब हम उसके आधार पे
क्या करते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं। तो ये बहुत सरल होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। खासकर जो सर्वे रिसर्च होती है, कोरिलेटिव रिसर्च होती है, उसमें हम डिस्क्रिप्टिव के आधार पे काम चला लेते हैं, ये बहुत ज्यादा नहीं जाते, ठीक है। लेकिन कुछ रिसर्च होती है जो इन्फ्लुएंशियल होती है, निष्कर्षात्मक होती है, जहाँ पर निष्कर्ष निकालना पड़ता है। निष्कर्ष जैसे अभी ऊपर हमने डिस्कस किया कि व्यक्ति है, उसकी 10 दुकानें हैं और 10 दुकान पे वो कमाता है इतना रुपया, ठीक है, पर डे। किस दुकान से कितना आता है, तो हमने औसत पता लगाया था कि 5 रुपए पर दुकान से कमाता है औसतन, क्योंकि किसी की 8 रुपए की बिक्री हो, किसी की। लेकिन अगर आपको ये जानना चाहे कि जो ये व्यक्ति है, ये जो है आज तो 5 रुपए औसतन कमा रहा है, लेकिन ये 2 साल बाद में 5% की इन्फ्लेशन रेट के आधार पे महंगाई बढ़ेगी और ये प्रोडक्ट बेचेगा, तो उस आधार पे आगे चल के कितना कमाएगा। आज इतना कमा रहा है तो 1 साल बाद में कितना कमाएगा, 2 साल बाद में कितना कमाएगा, 3 साल बाद में कितना कमाएगा, 4 साल। तो अब यहाँ पर अगर हमें आगे 5 साल के भविष्य के हिसाब से चीजें देखेंगे तो हमें एडवांस स्टैटिस्टिक लगानी पड़ेगी, क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। प्रेडिक्शन करना है या निष्कर्ष निकालना है तो थोड़ा सा और आगे, तो इसके लिए हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का उपयोग करते हैं और ये थोड़ा एडवांस होती है। ये क्या है, ये मेकिंग इन्फेरेंस, निष्कर्ष निकालना है अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैंपल। जब हम सैंपल देते हैं तो सैंपल के आधार पे हम क्या करते हैं, अपनी पॉपुलेशन के लिए निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे आपने योगा कराया तो योगा आप 10 लोगों कराते हो। अब 10 लोगों में अगर आपने एडवांटेज देखा, तब आप कहोगे कि बाकी लोगों को भी इस पे कराया जा सकता है। अगर 10 लोगों पे फायदा नहीं है तो आप बाकी लोगों को कहोगे अरे ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, इसको मत इस्तेमाल करिए, ये योगासन इस स्पेसिफिक बीमारी के लिए नहीं। आपने यहाँ निष्कर्ष निकाला, ठीक है। निष्कर्ष कैसे निकाला, आपने कंपैरिजन किया, तुलना की, ठीक है। टी टेस्ट लगाया और आपने देखा, या कोई और टेस्ट भी लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है टी टेस्ट, मैग्नीट्यूड टेस्ट भी लगा सकते हो। तो आपने निकाला और देखा तो बताया कि नहीं भाई, ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो डेटा कलेक्शन किया गया है, जो उनके योग कराया गया, तो पहले प्री और पोस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है इन स्पेसिफिक आसन को करके। तो योग में ऐसे दूसरे आसन में इस्तेमाल करने होंगे, इस आसन से कोई फायदा नहीं है। या योग के बहुत सारे औषधि आजकल देखा होगा ऑनलाइन, आपको पता चलती है कि ये प्रोडक्ट आ रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, खा लीजिए तो ठीक हो जाएगा, ये खा लीजिए तो ठीक हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि खाने मात्र से ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में आप इसको टेस्ट करते हैं, फायदा होता है या नुकसान होता है, उसका निष्कर्ष निकालते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हम बताएं सर यहाँ तो सर अनुमान लगा, मतलब अनुमान तो लगा रहे हैं, यहाँ निष्कर्ष कहाँ निकल रहा है सर, क्योंकि इन्फ्रेंशियल का मतलब अनुमान ही हुआ ना। हाँ देखिए, अनुमान और निष्कर्ष ही है एक तरह से। ये अनुमान कैसे, अनुमान का मतलब क्या होता है, अनुमान के लिए क्या होना चाहिए, अनुमान कैसे निकलता है, मतलब अनुमान मतलब आइडिया लगाते हैं थोड़ा बहुत, पूरा उसमें कंफर्मेशन नहीं देते हैं, मतलब उसमें कंफर्मेशन नहीं देते हैं। कंफर्मेशन के लिए चाहिएगा, यहाँ पर चाहिए। जब अनुमान कैसे होता है, अनुमान का मतलब निष्कर्ष, अनुमान और निष्कर्ष एक ही चीज। अनुमान का मतलब गेस लगाने के लिए क्या चाहिए, आपके कुछ एविडेंस चाहिए ना, चाहिए आपके पास। निष्कर्ष तो रिजल्ट हो गया ना फिर, निष्कर्ष तो रिजल्ट हो गया ना। हाँ, निष्कर्ष रिजल्ट हो गया, तो रिजल्ट के आधार पे तो आप प्रेडिक्शन करते हो। आज में 10 रुपए कमा रहा हूँ, आज में 5 साल आधार पे जो रिजल्ट आ रहा है, यस, आज मैं 5 साल का हूँ तो किसी का ये, आज मैं 5 साल का हूँ तो मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है। और मैं 6 साल का हो जाऊंगा तो मैं इतना कमा सकता हूँ। ये तो आपने एक रिजल्ट निकाला। क्या रिजल्ट निकाला, एक कैसे निष्कर्ष निकला, आपने बताया कि मैं 4 साल का था तो मैं 5 रुपए कमाता था, मैं 5 साल का हुआ तो मैं 7 रुपए कमाने लगा, मैं 8 साल का हुआ तो मैं 10 रुपए कमा रहा था, अब मैं 9 साल का, अब मैं 10 साल का हूँगा तो मैं कितने रुपए कमाऊंगा। तो यहाँ एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो अनुमान लगाने के लिए पहले हमारे पास रिजल्ट है ना, कैसे अनुमान लगा लेंगे, कुछ हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल होना चाहिए। रिजल्ट कैसे आया, स्टैटिस्टिक्स से आया हमारे पास। तो अब पहले निष्कर्ष निकालते हैं, फिर अनुमान लगाते हैं, उसके आधार पर क्या करते हैं, अनुमान के आधार पे निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अनुमान हमारे पास डेटा होता है कुछ, सर निष्कर्ष के आधार पे अनुमान लगा देंगे, ये कह रहे हैं। हाँ, फिर हमारे पास, जैसे आपके पास धुआं है ना, आपके पास धुआं है, तो आपके तो यार आग लगी होगी ना, तो आपके पास कुछ तो है जिसके आधार पे आप, बेस है आपके पास, उस बेस के आधार पे आप प्रेडिक्शन, आपने पहले देखा हुआ है, पहले रिजल्ट आ चुका है कि जहाँ धुआं होता है वहीं पर आग होती है, तो आप उससे से गेस कर लेते हो फिर, ठीक है। फिर वहां जाके उसको वेरीफाई करते हो, फिर कहते हो वेरीफाई करने के बाद में कि आग थी या नहीं थी, फिर निष्कर्ष निकाल देते हो, ठीक है। तो कुछ आपके पास डेटा होता है, उस आधार पे प्रेडिक्शन करते हो, और प्रेडिक्शन के आधार पे फिर जब आगे चल करके चीजें होती है, फिर तो ये क्या है, एक दूसरे के पूरक है,
निष्कर्ष निकालने के लिए आपको अनुमान लगाना पड़ता है और अनुमान के लिए आपको पहले से रिजल्ट होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो यहाँ इन्फेरेंस का मतलब केवल यही नहीं अनुमान है। इन्फेरेंस का मतलब है कि डिफरेंस कितना आ रहा है। निष्कर्ष रिजल्ट आपने, जैसे मैंने अभी बताया कि योग आप करा रहे हो किसी पे, तो आपने प्री लिया टेस्ट और लिया पोस्ट, तो आप पोस्ट और प्री में क्या देखोगे? इसके बीच में क्या देख रहे हो? डिफरेंस देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? जी सर। और डिफरेंस करने के बाद में क्या करोगे? कंक्लूजन लिखोगे नहीं लिखोगे? जी सर। तो कंक्लूजन क्या हुआ? ये निकल गया। अब इस कंक्लूजन से एक चीज और भी है। आपने ये बताया कि ये चीज ऐसी है, आपने यहाँ पर निकाल दिया, निष्कर्ष निकाल दिया, लेकिन अभी एक चीज इसमें कमी है। क्या कमी? जो इस व्यक्ति का वेट लूज हुआ है, इस वेट में योग का कितना योगदान है आपको पता चला? नो सर। हमें ये तो पता चल गया कि योग से वेट, किसी व्यक्ति का वेट जो है वो 30 केजी था, आपने योग कराया, उसका वेट 25 केजी हो गया एक साल, ठीक है, एक 6 महीने में हो गया। तो आपने कहा कि इस व्यक्ति ने योग किया और इसका वेट जो है 25 केजी, तो क्या वास्तव में योग की वजह से ही हुआ है कि कोई अन्य कारक भी थे उसके साथ? हो सकते हैं, अन्य भी हो सकते हैं। अन्य कारक होंगे ही, वो ह्यूमन बीइंग है, उसके अन्य कारक भी है। उसने अपने डाइट पे भी ध्यान दिया है, उसने अपने योग पे भी ध्यान, तो डाइट कहाँ चली जाएगी इसके साथ की? और भी चीजें हैं, वो कहाँ चला जाएगा? आदमी को स्ट्रेस होता तब भी उसका वेट घट या बढ़ जाता है। तो अन्य फैक्टर्स भी हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो फैक्टर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो उसके लिए भी इन्फेरेंस निकालते हैं कि भाई हम फिर अनुमान लगाते हैं कि अच्छा इसका जो वेट लूज हुआ है, इसमें वास्तव में योग कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम पता लगाएंगे, फिर उसके आगे प्रेडिक्शन करेंगे कि वास्तव में जो टोटल इसका वेट लूज हुआ है उसमें से 35% योग का कंट्रीब्यूशन है और रेस्ट ऑफ जो 65% है वो अन्य चीजों का, जिसमें डाइट भी शामिल है, जिसमें उसका जो है आहार विहार भी शामिल है, उसकी सोशल लाइफ भी शामिल है, कई सारी चीजें इसके वेट लूज में शामिल है, केवल आपका योग शामिल नहीं है। तो ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, इसमें हम निष्कर्ष निकालते हैं, इसमें हम प्रेडिक्शन करते हैं, इसमें हम इन्फेरेंस देखते हैं। केवल एक ही चीज नहीं है कि इन्फेरेंस ही देख रहे हैं, जो चीजें जहां पर हमें ज्यादा चीजें पता चले, जो हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे केवल, बल्कि हमें वहां सांख्यिकीय विश्लेषण करने के बाद उसका अनुमान, इसका निष्कर्ष निकालना होता है, वो सारी चीजें इसमें, ठीक है। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज्ड इन कन्वे द मीनिंग ऑफ द कलेक्टेड डेटा एंड आफ्टर इट, यहाँ पर क्या करते हैं? कन्वे द मीनिंग ऑफ कलेक्टेड डेटा, जो हमने क्लियर किया उसका क्या अर्थ निकला, एक तो डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन हमें यहाँ डिस्क्राइब करने के साथ उसको क्या है, कैलकुलेट करके करना है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि एक सामान्य सी स्थिति हमें पता चल जाती है कि आपकी हाइट कितनी है, वेट कितनी है, ये चीज हमें पता चले, हाइट क्या है, वेट क्या है, ठीक है, और आपकी एज क्या है, ये आपको पता चल जाती है। लेकिन जब आप जाते हो और बीएमआई करते हो, बीएमआई जानते हो ना? यस सर, बॉडी मास इंडेक्स। तो आपने किसी का चेक किया, इसकी हाइट इतनी है, इसकी वेट कितना है और इसका एज इतना है, ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव। लेकिन इसका बीएमआई कैसे पता चल गया आपको इसके आधार पे? कि इतने वेट पर, इतनी एज पर, इतने हाइट पर इतना वजन होना चाहिए, कैसे पता चला? कैसे निष्कर्ष निकाल लिया आपने? इतने पे इतना ही होना चाहिए, बताइए। कैलकुलेट करके। कैसे कैलकुलेट किया बताइए? का फार्मूला है। अरे फार्मूला मानक डिसाइड है पहले से। बहुत सारे मानक तो डिसाइड है, मानक कहाँ से आए, कौन सी स्टैटिस्टिक लगी? यही है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक, ये सर अनुमान पे आधारित है। हाँ, यही है कि हमने क्या किया, हमने हाइट, वेट और एज को मेजर किया, हमने सब चीज मेजर की। कैसे मेजर की? हमने जितने भी व्यक्ति थे, ये जो बनाया गया होगा, इस पे रिसर्च हुई। कैसे रिसर्च हुई? माना कोई रिसर्चर रहा होगा, उसने रिसर्च की, उसने अपनी रिसर्च के अंदर 1000 लोगों को शामिल किया। कितने लोगों को? 1000 लोगों को शामिल किया। और 1000 लोगों को शामिल करने के बाद में उसने क्या किया कि अलग अलग रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है और क्रॉस सेक्शनल भी। उसने 15 से लेके 20 साल के व्यक्तियों पे रिसर्च की। उसने 15 साल के कम से कम नहीं, मान के 1000 व्यक्तियों पर मेजर किया। 15 साल के भी, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 30 साल, 20 साल। अब उसने सब पर मेजर किया और मेजर करने के बाद में सबकी हाइट, वेट और एज नोट किया, ठीक है। एज क्या है? 15 साल। अब उसी के आधार पर उसने हाइट सबकी नोट, जितने भी 15 साल के थे उनके हाइट, उनका वेट चेक किया, फिर सबका औसत निकाला। तो उसे पता चला कि जो 15 साल के व्यक्ति होते हैं उनकी औसतन जो हाइट होती है वो 5 फुट
6 इंच होती है, औसतन पता चल गया। औसत तो मैं ज्यादा बता रहा हूँ। उसने बताया कि बॉयज की हाइट जो होती है वो 5'2" से लेकर के 5 ये क्या हो गया 7 तक होती है, ठीक है। औसत उसने बताया कि इससे इसके बीच में होती है, ठीक है। इसी तरीके से उसने गर्ल्स की बता दिया कि चलो भाई 5'2" से लेकर के 5'5" तक होती है, ये उसने बताया। इसी तरीके से उसने वेट चेक किया और बताया कि 40 से लेकर 45 के बीच में होता है, वेट होता है। इसलिए से उसने वीमेन का बताया। अब इसके आधार पे अब उसने ये चेक किया कि जो हमने चेक किया है औसतन, इसमें से कितने लोग हेल्दी हैं, कितने लोग नॉन हेल्दी हैं, अकॉर्डिंग टू कैसे उसके बायोलॉजिकल सिम्टम्स के आधार पे, ठीक है। हमारी हेल्दी की परिभाषा कैसे पढ़ती है? हमारे यहाँ स्वास्थ्य की परिभाषा में वैसे तो मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है, शारीरिक स्वास्थ्य भी शामिल है, सामाजिक स्वास्थ्य भी शामिल है, लेकिन हम यहाँ केवल बायोलॉजिकल चीज को देख रहे हैं, तो किसी को बीमारी ना हो, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसको बीमारी नहीं है और ठीक है, तो उसने चेक किया, उसने बताया कि इतने लोग हैं, इतने लोगों में तो पता चल रहा है कि किसी का जो है ये बीमारी है, किसी को ये बीमारी है, किसी को ये बीमारी है, तो उसने जितने बीमारी वाले लोग हैं उनको अलग फिल्टर किया, और जो नहीं बीमार हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, दौड़ भाग सारी चीजें कर रहे हैं, फिर उनको शामिल किया, और उनके आधार पे उसने निकाला कि ये व्यक्ति जो है इसकी हाइट पर इतना वेट होना चाहिए। उसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। उससे ऐसा नहीं था कि ये सामान्य प्रक्रिया है, कितना सारा फिल्टर लगा होगा। फिल्टर का मतलब समझ रहे हो कि डेटा को कितने स्टेज पे फिल्टर किया गया होगा, तब आइडेंटिफाई किया होगा कि वास्तव में इतना होना चाहिए। उसमें कैलकुलेशन करके, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके, ठीक है। आप ये सारा डेटा स्पीसीज पे फीड कर दोगे, जो आपको डेटा कलेक्ट करना, और स्पीसीज पे फीड कर दीजिए, और जैसा चाहते हैं डेटा वो कैलकुलेट करके आपको बताता रहेगा, तो उसी से हमको आसानी से पता चल जाता है, ठीक है, कि इतने हाइट पे औसतन इतना वेट वाला व्यक्ति स्वस्थ पाया गया। जैसे हमने वहां डाल दिया कि आइडेंटिफाई करने प्रयास किया कि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उन सभी स्वस्थ व्यक्तियों का एवरेज हाइट कितनी है, एवरेज वेट कितना है, एवरेज एज कितनी है, तो हमें पता चल गया कि 15 साल के व्यक्ति का जो हाइट है वो इतनी होनी चाहिए, इतनी है, और इन व्यक्ति जो है ये हेल्दी पाए गए। तो हमने पता कर लिया कि इस हाइट वाले के लिए इतना एज वेट होना चाहिए, इस हाइट वाले के लिए इतना वेट होना चाहिए। क्लियर हो गया, पता चल गया ना। तो यहाँ क्या निष्कर्ष निकाले गए, क्या निकाला गया? निष्कर्ष, डेटा कलेक्शन किया गया है, और डेटा एक लार्ज स्केल पे कलेक्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर हम 2, 4, 10 व्यक्तियों से डेटा कलेक्ट करेंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी, बताइए। गलत भी हो सकता है, पर ज्यादा गलती की चांसेस नहीं भैया, सभी हमने पढ़ा था, ऊपर सैंपलिंग एरर आ जाती है। कैसी एरर आ जाती है कि अगर हमारे पास डेटा कम होगा तो हम सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे उस पॉपुलेशन को। तो हमें अगर किसी को लार्ज स्केल पे चीजें बनानी होती हैं तो हमें उसको हमें अगर पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट करना है किसी चीज को, तो हमें लार्ज स्केल पे डेटा कलेक्ट करना होता है। बड़े क्षेत्र पे डेटा 1, 2, 4 व्यक्तियों से काम नहीं चलता, फिर हमें 1000, 2000, 10,000, 20,000 लोगों पर डेटा कलेक्ट करके रिसर्च करनी होती है। और ये जो रिसर्च होती है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है, एक दिन के नहीं, इसको करने में 5, 6 साल, 10 साल लग जाते हैं। इसीलिए देखा होगा कि भारत में, जैसे आपने देखा होगा, आप जब भी कोई शूज लेने जाते हैं या आप कोई कपड़े लेने जाते हैं तो वहाँ मेजरमेंट की यूनिट होती है। तो मेजरमेंट की यूनिट में देखा होगा उसमें यूके होता है, यूएसए होता है। इंडिया का देखा है कभी आपने? नहीं, क्योंकि इंडिया का अभी स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ कि इंडियन जो होते हैं उनकी किसकी हाइट पर कितना जो है उसका सोच का साइज होता है। लेकिन यूके और यूएसए में उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर रखा है, उन्होंने मेजरमेंट कर रखा है, लार्ज स्केल पे सर्वे कर रखा है, तो उनके यहाँ स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, ठीक है, कि जो इतना होता है, यानी 6 नंबर क्या होता है, 7 नंबर क्या होता है, हमारे यहाँ नहीं। इसलिए जब आप यूएसए का जूता पहनते हो तो उसका नंबर अलग होता है, आप यूके का पहनते हो तो उसका अलग होता है, लोकल में पहनते हो तो उसका अलग होता है, क्योंकि नहीं है इस पे कई बार और भी कई सारी चीजें, यही नहीं, हाइट वेट नहीं, कपड़ों के लेकर भी। इसीलिए जब आप फॉरेन कंट्री के जो कपड़े होते हैं, जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं, ब्रांडेड कपड़े का आप पहन लो जाकर के, तो हमेशा देखा होगा जो लड़कों के कपड़े होते हैं हमेशा वी शेप में होते हैं। ऐसे क्यों होते हैं, क्यों होते हैं बताइए? क्योंकि उनके हिसाब से स्टैंडर्ड कपड़े का मतलब है ये मोटा आदमी नहीं पहन रहा, ये फिट आदमी पहन रहा है। जो फिट आदमी पहनते हैं तो आप देखिए जो जिम उम जाते हैं उनकी चेस्ट और उनके पेट में अंतर आपको दिखेगा, ठीक है, पेट बाहर निकला हुआ ऐसे नहीं दिखेगा, ये ऐसे नहीं होता है, तो मतलब सॉरी ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है भारतीय, ऐसे होंगे, पेट निकला होगा ऊपर, लेकिन ऐसे होना चाहिए। टी शर्ट वगैरह नहीं होती सही तरीके से भारतीय पहनते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि वो जो जिम जाते हैं उनकी बॉडी वी शेप में होती है, लेकिन जो नहीं जाते हैं उनकी अलग होती है। तो ये क्या स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, और ये स्टैंडर्ड बनाने के लिए डेटा स्केल कलेक्ट किया जाता है, उसी के आधार पे हम अनुमान चेक करते हैं, बनाते हैं निष्कर्ष।
ठीक है। इसमें कई प्रकार के टेस्ट का उपयोग करते हैं। इसी के आधार पे हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस भी हम टेस्ट करते हैं और कोरिलेशन भी देखते हैं एक चर का दूसरे चर के साथ। ठीक है। इसमें कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, नॉन पैरामेट्रिक क्या है। पैरामेट्रिक क्या होता है, द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एंड बेस्ड ऑन द फिक्स सेट ऑफ पैरामीटर्स। यहाँ हमें पॉपुलेशन आनी चाहिए और उसके पैरामीटर्स होते हैं। इट यूज ए मीन वैल्यू टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हम मीन निकालते हैं और मीन के आधार पे हम फिर जैसे टी टेस्ट आपको लगाना है, एफ टेस्ट लगाना है, प्रोडक्ट मूवमेंट लगाना है, मीन निकालना है, तो इसके लिए आपको पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना है। ये पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, पैरामेट्रिक मतलब जहां पर आपकी पॉपुलेशन है, नोन में है और कुछ पैरामीटर्स। क्या है पैरामेट्रिक मतलब कुछ पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर्स है कुछ। इससे कुछ चीजें होनी चाहिए, मुझे कुछ चीजें याद आ रही हैं तो मैं कुछ बता देता हूँ। एक तो ज्यादातर क्या होना चाहिए, रैंडम सैम्पलिंग। हाँ, ये कुछ चीजें हैं मेरे को याद आ रही हैं। एक तो रैंडम होना चाहिए, एक तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। डेटा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए। रैंडम सैम्पलिंग से लो। पैरामेट्रिक के लिए विशेषता है कि जो डेटा ले वो आप कलेक्शन करो, जो सैंपल का सिलेक्शन करो वो रैंडम तरीके से करो। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी में नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का इस्तेमाल करो। दूसरा क्या है, डेटा आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी भी चीज से आश्रित नहीं होना। आश्रित का मतलब किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं, अन्य चीजों से, वो अपने आप में स्वतंत्र हो। ठीक है। दूसरा क्या, नॉर्मेलिटी होनी चाहिए डेटा में। क्या होना चाहिए, डेटा कैसा होना चाहिए, नॉर्मलिटी। नॉर्मल डेटा उसे कहते हैं, जैसे आपने देखा 100 लोगों को परीक्षाएं दी तो 100 लोगों में से 4-5 लोग फेल हो गए हैं और 4-5-10 के करीब में टॉप एक कर किसी एक दो लोगों ने सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर, एक ने प्राप्त किए, फिर 2 ने प्राप्त किए, लगभग में 4-5 लोग भी टॉप में और बाकी 50 से 60% लाने वाले ज्यादा बच्चे हैं। ठीक है, तो बीच में डेटा है। ठीक है, इसे बोलते हैं नॉर्मेलिटी पे है। लेकिन नॉर्मेलिटी के लिए टेस्ट होता है। ठीक है, उसी के आधार पे हम नॉर्मेलिटी डिसाइड करते हैं, मैनुअली नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं। ठीक है, या तो दूसरा क्या होता है, नॉर्मलिटी मान लो आपने एक टेस्ट लिया और टेस्ट में पता चला कि आपको 80 से लेके 100 नंबर तक पाने वाले लगभग में 90 विद्यार्थी हैं। यहाँ डेटा नॉर्मल है कि अब नॉर्मल, नॉर्मल है नहीं नॉर्मल है भाई, यहाँ डेटा ज्यादा एबनॉर्मल हो गया क्योंकि पास होने वाले बहुत ज्यादा हो गए। पास सारे पासे वाले हो गए, फेल वाला है ही नहीं कोई। और औसतन नंबर लाने, औसत नंबर क्या होता है, 50 मिड होता है, तो 50 से 60 लाने वाले औसत होते हैं। तो यहाँ 50 से 60 लाने वाले तो है ही नहीं, सारे 80 से लेकर 100 तक। तो डेटा एक तरफ ज्यादा झुक गया है। क्या हो गया है, एक तरफ। ठीक है, तो ये दिक्कत है। ठीक, जैसे आज के समय में समाज में आप देख रहे हो ना कि गरीबी और अमीरी में क्या होता था, तो एक सीक्वेंस होता है ना कि सबसे गरीब फिर अमीर फिर अमीर फिर अमीर। तो पता चल रहा है कि आज के 1% लोगों के पास में इतना धन है जितना कि बाकी 99% के पास नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डेटा नॉर्मल है। नहीं है नॉर्मल भाई। 1% लोग जो है 99% के बराबर जो है पैसे को होल्ड करते हैं, तो कहाँ नॉर्मलिटी हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मलिटी तब होती जब यहाँ पर सीक्वेंस होता कि 2% लोग सबसे हाईएस्ट होल्ड करते हैं, फिर 3% लोग ऐसे जिनके पास में 500 करोड़ की संपत्ति, 4% ऐसे लोग जिनके पास 100 करोड़ की संपत्ति, 10% ऐसे 50 करोड़ की संपत्ति। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो हम नॉर्मलिटी की तरफ जाते कि मैक्सिमम लोग जो है मिड में है, बहुत कम लोग गरीब है, बहुत कम लोग अमीर है। लेकिन यहाँ तो गरीब की संख्या बहुत ज्यादा है, 99 है, और अमीरों की यहाँ नॉर्मल नहीं है, डेटा एक तरफ झुका हुआ है। ठीक है, हाँ यहाँ और क्या है कि डेटा कंटिन्यूअस होना चाहिए। हमने ऊपर पढ़ा था ना एब्स्ट्रैक्ट और कंटिन्यूअस और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा था। तो कंटिन्यूअस डेटा ऐसा होना चाहिए जो कंटिन्यूअस हो, जिसको छोटे से छोटे भाग में हम डिवाइड कर सके। और लास्ट वाला क्या है, डेटा कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। डेटा आपका हेट्रोजीनियस। ठीक है, आपका अगर बहुत ज्यादा हेट्रोजीनियस है डेटा तो गड़बड़ करेगा, तो हमें फिर अलग अलग उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, डेटा जब आप सैंपल करें तो सैंपल को ज्यादा से ज्यादा होमोजीनियस बनाने का प्रयास करें। उस समय जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसी समय ध्यान रखें कि आप उसमें होमोजेनिटी लाइए। कैसे लाइए, जो आपको बताया था, बैलेंसिंग, काउंटर बैलेंसिंग, एलिमिनेटिंग और कई सारे तरीके हैं जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, एक जैसा बनाने का प्रयास करते हैं, होमोजेनिटी लाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से चीजें होनी चाहिए, तभी आप पैरामेट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं।
और अगर ये एजम्पशंस है, अगर ये एजम्पशंस मीट नहीं हो रहे होंगे, अगर आपने पैरामेट्रिक टेस्ट लगा दिया तो क्या होगा? फिर रिजल्ट गलत आएगा। फिर एरर आ जाएगी, रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा। तो ये एजम्पशंस मीट आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। टेस्ट कोई भी लगा दीजिए, आप सारे काम करेंगे। आप इसको स्पीसीज पे डेटा डालेंगे और आप निकालेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट होगा ना वो सही नहीं होगा। ठीक है, वो एरर उसमें बहुत ज्यादा होगी, और उस एरर वाले डेटा को अगर आप क्या करेंगे, आप इम्प्लीमेंट करेंगे पॉपुलेशन पे, तो उसके परिणाम क्या होंगे? गलत आएंगे। ठीक है, सही परिणाम नहीं आएंगे। तो ऐसे में इस तरह का जो डेटा होता है, तो जब भी इन चीजों को लगाएं तो इस तरह से ध्यान दें कि वो इस एजम्पशंस को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा होता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, जिसमें पैरामीटर फुलफिल नहीं हो रहे हैं। जब अगर आपके ये पैरामीटर फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं। हर किसी का विकल्प होता है, जैसे टी टेस्ट का, एफ टेस्ट का, प्रोडक्ट मूवमेंट का, मीन का, इनका सबका विकल्प दूसरा टेस्ट मौजूद है। ठीक है, भाई आप ब्रांडेड नहीं ले सकते तो नॉन ब्रांडेड ले लीजिए। ठीक है, पैंट शर्ट सब, कुर्ता पजामा सब नॉन ब्रांडेड में भी अवेलेबल है, ब्रांडेड का जो है। तो वही है, जितना आपके पास जो एजम्पशंस है तो मीट करिए, नहीं तो आप नॉन पैरामीट्रिक से जाइए। इसमें क्या है, इसमें कोई एजम्पशंस नहीं होते, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डेटा कैसा भी हो आप उसको पुट करके लगा सकते हैं। यहाँ पॉपुलेशन भी अननोन हो चलेगा, पैरामीटर कोई फिक्स नहीं होते हैं, और which make necessary to test hypothesis आप टेस्ट कर सकते हैं। इसमें मीडियन है और भी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है, यानी आपको वो भी नहीं देखना है, नॉर्मलिटी भी नहीं देखना है। तो इसमें कौन से टेस्ट होते हैं? जैसे काई स्क्वायर टेस्ट होते हैं, खासकर जहां हम काई स्क्वायर का FO माइनस FE होता है, एक्सपेक्टेड डेटा नॉन। जब हम सर्वे करते हैं और सर्वे में हम रिसर्च सर्वे कर रहे होते हैं, उस समय हमें काई स्क्वायर मेथड की जरूरत पड़ती है। मैन विटनी यू टेस्ट होता है, विल्कॉक्सन टेस्ट होता है, साइन टेस्ट होता है, मीडियन टेस्ट होता है, रन टेस्ट होता है, और जो है और भी कई सारे परीक्षण ऐसे होते हैं जिनका उपयोग आप किसमें कर सकते हैं? इसमें कर सकते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे टेस्ट दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन से पैरामीट्रिक टेस्ट है या निम्नलिखित में से कौन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो आपको याद कर लेना है, ज्यादातर यही आता है। तो टी टेस्ट, एफ टेस्ट, प्रोडक्ट न्यूमन मीन, ये सब पैरामीट्रिक है। वहीं पर काई स्क्वायर, मैन विटनी यू टेस्ट, विल्कॉक्सन टेस्ट, साइन टेस्ट और जो है मीडियन टेस्ट, रन टेस्ट, ये सब क्या है? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि हम जब टेस्ट लगाएं, हम कौन सा, कैसे हम डिसाइड करें कि हमारे लिए कौन सी स्टैटिस्टिक बढ़िया रहती है। ठीक है, तो इसके लिए, क्योंकि इसी के आधार पे हम अब क्या करते हैं, अपने हाइपोथेसिस को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है या नॉन जो है एक्सेप्ट हो रही है। तो जो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक जो टेस्ट आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर होता है। पैरामेट्रिक लगाएं कि नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक टेस्ट assume that the variable are measured on interval scale, where non-parametric test assume that the variable are on ordinal scale। तो यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, उनकी विशेषता है कि कम से कम वो इंटरवल स्केल तक होने चाहिए। किसमें होने चाहिए? पैरामेट्रिक अगर आपको टेस्ट लगाना, तो हमने आपको मेजरमेंट के फॉर्मूले बताए थे। क्या बताए थे? पहला है नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। तो जो पैरामेट्रिक टेस्ट लगेंगे उसमें कम से कम डेटा आपका इंटरवल स्केल या रेशियो स्केल पे होना चाहिए, तभी लगेगा। और जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है वो आपके ऑर्डिनल स्केल पे भी डेटा को हम क्या कर सकते हैं, वहां पर डेटा को चेक कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आपको पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना है तो कम से कम डेटा आप मेजरमेंट की स्केल में आपका इंटरवल पे तो कम से कम, इससे कम ना, इससे कम होगा तो कम नहीं चलेगा। इंटरवल पे डेटा हो या तो रेशियो स्केल हो। वहीं अगर आपको नॉन पैरामेट्रिक लगाना है तो डेटा आपका ऑर्डिनल स्केल पे होगा, तब भी काम चल जाएगा। आप आराम से जो है ये लगा सकते हैं, इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है बहुत सारे टेस्ट होते हैं पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक के अंदर। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से टेस्ट हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ ही लिया कि पैरामेट्रिक कौन सा होता है, नॉन पैरामेट्रिक कौन सा होता है। अब यहाँ कुछ और टेस्ट है जो काफी पॉपुलर टेस्ट है, हम थोड़ा सा ज्यादा नहीं ध्यान दें। एक होता है टी टेस्ट। टी टेस्ट मोस्टली उपयोग किया जाता है, आपने देखा होगा, जब भी दो मीन के बीच में कंपैरिजन करना हो। हमने पहले कराया योग, बाद में कराया योग। ठीक है, अब हमारे पास दोनों जब योग कराया तो दोनों का मीन आ गया। अब हम मीन की जो वैल्यू होगी उससे पता करेंगे। ठीक है, हम मान के लो हमने 10 लोगों को योग कराया, ठीक है, और 10 लोगों को बाद में योग कराया। तो एक तो तरीका ये है कि आप 10 लोगों का योग का रिजल्ट आया, इधर लिखा, और 10 लोगों का इधर लिखा। अब आपने पहले इसका 50 केजी था, अब इसका जो है 40 केजी बचा। अब इसका 60 केजी था, अब इसका जो है 50 केजी हुआ। तो अब ऐसे तुलना कर सकते हैं इंडिविजुअल।
तो जो भी इंडिविजुअल तुलना करके बताओगे तो ये क्या यहाँ स्टैटिस्टिक नहीं लग रही, यहाँ डिस्क्रिप्टिव हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो 10 लोगों का, अगर यहीं पर 1000 लोगों का होगा तो क्या करोगे, कैसे पता लगाओगे, क्या इस तरह से बताओगे? तो यहाँ नहीं बता सकते मित्र। तो हम क्या करते हैं, यहाँ औसत निकालते हैं, हम मीन लगाते हैं, मीन टेस्ट लगाएंगे और उसके आधार पे हम डेटा को कैलकुलेट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। तो मीन का कंपैरिजन देखें कि मीन में डिफरेंस कितना रहा है, और मीन का जितना डिफरेंस होगा उसी आधार पे हम जो है पता लगाएंगे कि वास्तव में योग का इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जैसे आपको दुकान वाला एग्जांपल दिया था कि दुकान में हमें पता चलता है कि इस दुकान पे इतनी कमाई, इस दुकान पे इतनी कमाई, इस दुकान पे इतनी कमाई, ठीक है। अगर हम दूसरे दिन टेस्ट करना हो तो क्या करेंगे, फिर से इंडिविजुअल टेस्ट करेंगे? नहीं। जैसे हमने पहले औसत निकाला था कि आज दुकान में 5 रुपए कमाई हुई, तो दूसरे दिन का भी औसत निकालेंगे तो पता चला आज दुकान में 6 रुपए कमाई हुई, तो हम क्या कहेंगे, देखो आज के दिन ज्यादा कमाई कल के दिन की अपेक्षा। तो हम यहाँ औसतन यानी ये बताएंगे, हम वहाँ एक एक करके टेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम सारा डेटा को एक साथ कैलकुलेट करके टेस्ट करते हैं। तो इसीलिए जो है टी टेस्ट होता है, ये हम क्या करते हैं, कंपेयर करने के लिए। जब 2 मीन्स होते हैं, 2 मीन्स हमारे पास, तो 2 मतलब 2 प्री या पोस्ट हो चुका या बिटवीन भी कर सकते हैं, ठीक है। The result are used to determine if there is significant difference between the mean of two। क्या दोनों में significant difference है? अगर है तो हम कहते हैं भाई ठीक है, इफेक्ट पड़ रहा है। अगर पॉजिटिव है तो दिखाई देगा और नेगेटिव है तो दिखाई देगा, ठीक है। It is useful when dealing with a small size or situation where you do not know the population standard। जब स्टैंडर्ड डेविएशन SD आप नहीं निकाल रहे हैं और मीन जो है सैंपल साइज छोटा है, ऐसी स्थिति में आप टी टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। आपके पास पॉपुलेशन के साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और आपको टी टेस्ट लगाना है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम ये लगाते हैं टी टेस्ट। अब टी टेस्ट में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, एक होता है पेयर्ड टी टेस्ट, एक होता है अनपेयर्ड टी टेस्ट, ठीक है। पेयर्ड टी टेस्ट क्या होता है, आल्सो नोन एज डिपेंडेंट और कोरिलेटेड, जहां कोरिलेशन देखते हैं इसका और दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो हम टी टेस्ट लगाते हैं। स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट कंपेयर द एवरेज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एट टू रिलेटेड ग्रुप टू डिटरमाइन देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप। अनपेयर्ड होता है, known as a independent test, is a statistical procedure that compare the average mean of two independent or unrelated group to the determining। मान के चलो हमने कैसे करते हैं, जिससे हमने योग कराने जा रहे हैं, तो योग कराने के लिए 2 तरीका है। एक तो तरीका हम क्या करेंगे, प्री और पोस्ट करेंगे। क्या करेंगे, प्री एंड पोस्ट, ठीक है, प्री एंड पोस्ट करेंगे। तो प्री एंड जब पोस्ट किया तो हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, एक ही यूनिट है। क्या है, एक ही यूनिट है। 10 लोगों पे करा रहे हैं तो 10 लोगों का पहले किया और 10 लोगों का प्री किया, तो हम यहाँ प्री और पोस्ट करेंगे। लेकिन अगर हम 2 तरह का यूज करें कि हमारे पास 20 लोग हैं और 20 में से 10 को करा रहे हैं योग और 10 को नहीं करा रहे, तो यहाँ दोनों इंडिपेंडेंट, ये अलग है, ये अलग है। फिर हम दोनों के मीन में कंपैरिजन करेंगे तो इसे कहेंगे अनपेयर्ड। क्या कहेंगे, तो सर वो कंट्रोल ग्रुप वाले हो जाएंगे क्या इसमें? हाँ वही है, एक कंट्रोल ग्रुप हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो क्या एक ही, पहले वाले में एक ही था। तो जैसे हम लोगों ने रिसर्च डिजाइन पढ़ा था ना, कि क्या था, प्री एंड पोस्ट और बिटवीन ग्रुप डिजाइन, ठीक है, या विद इन ग्रुप डिजाइन पढ़ा था ना उन्होंने। ग्रुप में कर रहे हैं, एक ही ग्रुप में विद इन कर रहे हैं, बिटवीन कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि पहला वाला जो है विद इन है, एक ही ग्रुप में था, दूसरा वाला बिटवीन ग्रुप में। तो अगर हम विद इन में लगाएंगे तो हम ये लगा देंगे, बिटवीन में लगाएंगे तो ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब आता है जेड टेस्ट आता है, आपने सुना होगा, नाम सुना होगा, काफी पॉपुलर नाम है इसका। जेड टेस्ट क्या होता है, ठीक है। मीन इसका जो टी टेस्ट होता है, इसका आप फॉर्मूला देख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है M1 - M2 अपॉन ST। ये फॉर्मूला होता है इसका, M1 - M2 अपॉन ST। ये होता है टी टेस्ट का फॉर्मूला, वो सिंपल सा फॉर्मूला। M1 यानी M1 का मतलब पहले का मीन और M2 का मतलब दूसरे का मीन, माइनस हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का निकाला जाएगा। उसके आधार पे आप माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो आपका डिफरेंस पता चलेगा। अब डिफरेंस क्या आपका टी वैल्यू से पता चलता नहीं, यहाँ भी आपकी पी वैल्यू आएगी, पी वैल्यू से ही पता चलेगा। पी वैल्यू जो है कितनी होनी चाहिए, 0.5 से कम होनी चाहिए, तभी पता चलेगा। आप में टी का डिफरेंस तो आ रहा है, लेकिन ये जो पी वैल्यू है, ये क्या आ रही, ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा, पी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.000 होती है, ठीक है। और ये मिनिमम इससे लेकर के 0.5 तक होनी चाहिए। इसके बीच में है तो ठीक है, और इससे ज्यादा चला गया तो काम गड़बड़ होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पी वैल्यू भी देखनी पड़ती है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ
ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज के कई सारे पैरामीटर देखने हुए थे, आपके मीन में डिफरेंस तो आ रहा है, दिख रहा है, मीन में तो डिफरेंस दिखाई ही देगा, लेकिन वो पी वैल्यू के साथ मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। ठीक है, मान के चलो कि आपने सबसे आगे दौड़ गए, सबसे आगे आपने नंबर 1 क्रॉस कर गए, लेकिन ये भी देखना है कि टाइम भी तो हो गया था। टाइम जब 10 सेकंड हुए तब सब लोग यहाँ पर थे, तो किसी ने लाइन नहीं क्रॉस की थी। जब 12 सेकंड हो गए तब क्रॉस की थी, तो आप टॉप तो कर गए, लेकिन आपने 12 सेकंड में क्रॉस किया है, तो माना नहीं जाएगा फिर। तो दोनों मतलब क्या है, कोई चीज होती है, निष्कर्ष निकालते तो ऐसा नहीं एक ही चीज होती, कई सारी चीजों को मिल करके हम करते हैं। जो इसीलिए जब टेस्ट लगाते हैं, जब आप कभी भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें तो एक एक्सपर्ट से मिले, उससे पूछें, उससे जाने। ऐसा नहीं कि आप घर में बैठ करके टी टेस्ट लगा दिया और डेटा जाकर डाल दिया। अगर आपको जानकारी नहीं है तो पता लगेगा आप तो लगा रहे हैं लेकिन वो सही से नहीं लग रहा है। ठीक है, उसके परिणाम सही नहीं आ रहे। बहुत सारे रिसर्च पेपर आते हैं इनमें टी टेस्ट लगाया होता है, उन्होंने एक्सेल सीट से जाके या उन्होंने अलग तरीके से लगा दिया है, उसके डेटा को जब चेक करो तो सही नहीं आता परिणाम, तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ भारत में रिसर्च पेपर तो खुद पब्लिश होते हैं, लेकिन उन रिसर्च पेपर की अगर वैलिडिटी पे जाओगे तो पता चलता है कि ये आधे से ज्यादा तो फर्जी। अब फर्जी क्यों, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सभी को लगता है कि योग कराने से सारा फायदा ही फायदा होता है, बेनिफिट होता है, कोई नुकसान नहीं होता। किसी पे भी योग करा रहे, कोई सांस पे करा रहे, फेफड़ों पे फायदा होता है, कोई करा रहे नहीं इससे कैंसर ठीक हो जाता है, कोई ये करा रहे इससे ये ठीक हो जाता है। ऐसा कोई रिसर्च पेपर आपने देखा जिसपे लिखा हो योग करने से ये ठीक नहीं ठीक होता है? ठीक है? तो हर किसी ने ये एजम्पशन बना रखा है कि योग का मतलब फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब हर चीज पे जिसपे योग करा रहे हैं उस पे रिसर्च पेपर फायदा ही दिखा रहा है। हमने योग कराया फायदा हो गया, हमने ये कराया फायदा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, योग का फायदा हुआ कितना ये तो बताओ, कितने परसेंट हुआ, किस चीज पे हुआ, एग्जैक्ट क्या है ये तो नहीं पता। जैसे पानी को 100 डिग्री पर गर्म करोगे तो बॉईल हो जाएगा। आपने योग को कराया और कितने दिन पे हो सकता है? 10 दिन के योग कराने पे होगा, 5 दिन के योग कराने पे होगा, 7 दिन के योग कराने पे होगा, 1 महीने पे कराने होगा। अगर हम 5 दिन कराएंगे तो कितने परसेंटेज ठीक होगा, 10 दिन कराएंगे तो कितने परसेंटेज ठीक होगा, 15 दिन कराएंगे तो कितने परसेंटेज ठीक होगा, इसके अन्य ऑर्गन्स पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब पता ही नहीं चलता, बस करा दिया, होता है, कितना होता बाकी कुछ नहीं मालूम। तो ये क्या होता है कि इसमें आप जो है डाउट ऑफ बेनिफिट्स का जो है फायदा ले रहे हो बस, और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे में आप एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हो। इसीलिए जो हमारे यहाँ की जो योग पे स्टडीज होती हैं वो क्या होती हैं, उनको हम पॉपुलेशन पे वो नहीं कर पाते हैं, जनरलाइज नहीं कर पाते हैं, वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं मानी जाती। ठीक है, तो नहीं मानी जाती क्योंकि डेटा ही ऐसा है। ठीक है, उस तरह का नहीं है जैसे जो विज्ञान में जो नेचुरल साइंसेस के लोग करते हैं कि भाई इतने एलिमेंट, जैसे दवाई बनती नहीं, दवाई में ऐसा नहीं होता कि अच्छा ये जो है गिलोय, इससे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है तो गिलोय डाल दो, अच्छा डाल दिया। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। गिलोय कितने पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा डाल दोगे तो कहीं नुकसान तो नहीं करेगा, और किसके साथ उसका किसका रिएक्शन है सब बताना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे योग हैं जिससे नुकसान होता है, बहुत सारे योग कैसे आसन कर लेते हो जिसका लंग्स पे, जिसका हार्ट पे, जिसका बहुत सारी चीजों पे नुकसान होता है। एक्सेस हो जाता है तो नुकसान होता है। आपने जिम पे देखा होगा कि जिम एक्सेस होता है तो कितना नुकसान होता है, बॉडी के रिएक्शन कैसा होता है। तो सेम टू सेम कोई भी चीज हो, भगवान बुद्ध ने कहा है कि जब आप क्या करते हो, एक्सेस ऑफ एनीथिंग मे बी डेंजरियस फॉर योर हेल्थ। कोई भी चीज ज्यादा होगी, सम्यक चलो, सम्यक ज्यादा खाओगे तब भी दिक्कत आई थी। एक आचार्य जी थे, उनकी डेथ हो गई थी। वही चीज है कि बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम डाउट ऑफ बेनिफिट लेते हैं ना कि बस नहीं होता है, तो स्टैंडर्डाइज नहीं है। मतलब रिसर्च तो हो रही है लेकिन रिसर्च का जो एग्जैक्ट मीनिंग आना चाहिए, जो साइंटिफिक तरीके का, वो नहीं आ रहा है, एक डाउट पे आ रहा है चीज। अब हम आते हैं जेड टेस्ट। ये क्या होता है, ये भी एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, कंपैरिजन ऑफ मीन इन सैंपल फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ सर, वो अनपेयर्ड का भी सेम फॉर्मूला रहेगा क्या, M1 - M2, या उसका कुछ चेंज होगा? हाँ, वो नहीं तरीका, हाँ वही होता है, थोड़ा सा तरीका अलग अलग होता है। इसमें जाओगे तो अलग अलग तरीके, टी टेस्ट लगाने के अलग अलग मेथड होता है, थोड़े थोड़े से डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने एक जनरल टी टेस्ट का फॉर्मूला बताया है, M1 - M2। वो क्या होता है, जब आप मीन निकालोगे ना तो वो पता चल जाएगा, उसी से मीन निकालोगे, मीन का अलग अलग होता है, आपको पता चल जाएगा डिफरेंस। हमारे को तो सिर्फ नाम ही पूछेंगे ना, ये हमें डिटेल में सब समझना है। नहीं, आपको डिटेल में नहीं समझना, आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से, बस
ठीक है, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब क्या होता है, यहाँ भी हम करते हैं जब टेस्ट लगाते हैं, ये भी एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, ठीक है। ये भी सैंपल के जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन होती है बिटवीन टू इंडिपेंडेंट सैंपल, उसमें हम लगाते हैं। इन दिस टेस्ट साइज ऑफ द सैंपल शुड बी मोर देन 30, 30 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 30 से ज्यादा होगा तो आप तभी लगा पाओगे जेड टेस्ट, कम होगा तो नहीं लगा पाओगे, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है विच इज द डिफाइन एज जेड हैविंग पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड। जब जेड टेस्ट लगाते हैं तो हमें ये चीजें देखनी होती है। इसका भी फॉर्मूला होता है x माइनस एल एम अपॉन एस टी, इसका फॉर्मूला होता है जेड टेस्ट का। जेड टेस्ट क्या होता है, खासकर जब पॉपुलेशन होती है हमारी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हम जेड टेस्ट लगा के पता करते हैं। इसके मानक, इसे परीक्षण भी कहते हैं, जेड टेस्ट को मानक परीक्षण कहते हैं। इसका भी फॉर्मूला होता है, हम आगे अभी इस पे और नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एफ टेस्ट भी होता है। एफ टेस्ट क्या है, ये कॉमनली जो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं इसे, एनोवा, ठीक है, भी कहते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में इसका उपयोग होता है और इसमें जो है वेरिएंस या और मल्टीपल ग्रुप का जो हम साइमल्टेनियसली देखते हैं। जैसे हमारे पास 2 ही मीन है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं टी टेस्ट या जेड टेस्ट लगा। लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा है तो कैसे लगाएंगे, मान के लो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 2 से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, तब आप एफ टेस्ट लगा सकते हैं। एफ टेस्ट से आपको एक ही बार में सारी चीजें पता चल जाएगी, मल्टीपल चीजें, ठीक है। आप योग भी करा रहे थे, आपने डाइट भी लिया था, तो योग का कितना इफेक्ट पड़ रहा है, डाइट का कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें जो है इसके माध्यम से आपको पता चल जाए। तो ये डिफरेंसेस जो है क्रिएट करके बता देता है। 3 और मोर ग्रुप, 3 या 3 से ज्यादा है तो हम ऐसी स्थिति में एफ टेस्ट लगाते हैं। इसमें भी अलग अलग आता है, इसमें भी रिग्रेशन एनालिसिस होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होता है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है। तो रिग्रेशन एनालिसिस होता है। रिग्रेशन एनालिसिस set of statistical method used for the estimation of relation between dependent variable and one एक और more dependent variable और independent एक है या एक से ज्यादा है, इसे समझना हम regression analysis करते हैं। It can be utilized to assess the strength of relationship between variable and for the modeling the future relation। ये क्या करता है, स्ट्रेंथ पे पहचानता है और फ्यूचर की चीजों को भी बताता है। फ्यूचर का मतलब कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे गंगा जी का पानी लेकर आया तो गंगा जी के पानी में आपने देखा कि अभी हम गंगा जी के पानी को टेस्ट करते हैं तो उसमें पता चलता है कि इतने बैक्टीरिया हैं और ये बैक्टीरिया इस चीज के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। एक तो ये पता चलता है। दूसरा, गंगा जी के पानी में ये भी पता चलता है, जो लोग कहते हैं कि गंगा जी का पानी जो अभी इसमें जो मिलावट मिल रही है आज के समय में इतना है, तो आने वाले अगर यही मिलावट यही गति से रही तो आने वाले 2 साल बाद में गंगा जी मैली हो जाएगी। तो कैसे पता चला कि 2 साल में मैली हो जाएंगी? तो टेस्ट कर रहे हैं लगातार, रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि हम मॉडल डेवलप करते हैं। नहीं, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि भारत की पॉपुलेशन इतने दिन बाद में इतनी हो जाएगी, जीडीपी भारत की अगले साल अनुमानित इतनी रहेगी। तो कैसे पता चलता है आज इतनी है, आने वाले दिनों में कितनी रहेगी? ये सब रिग्रेशन एनालिसिस करना पड़ता है, उससे पता चलता है। तब जाकर के आप बता पाएंगे कि आज तो डिमांड इतनी है और आने वाले दिनों में कितनी रहेगी। ये बड़े बड़े चीजों में हम जब फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट लेकर चलते हैं तब हम इस तरह की चीजों में इसका इस्तेमाल करते हैं। एक चीज और भी होती है, जब हम एनालिसिस करते हैं तो एक चीज और भी होती है, जब भी आप केवल ये रिलेशनशिप नहीं बताता बल्कि स्ट्रेंथ और डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है। स्ट्रेंथ और डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, एक चीज देख लेते हैं, ये गलत है। स्ट्रेंथ और डायरेक्शन होती है। स्ट्रेंथ डायरेक्शन का मतलब चलिए यहाँ पर आते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं। हमने योग ले लिया और जो है हेल्थ, मेंटल हेल्थ लिया, ठीक है। क्या योग और मेंटल हेल्थ के बीच में कैसा रिलेशनशिप, हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। हमें ये करना कि जो लोग योग करते हैं, जो लोग योग नहीं करते हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। सिंपल सा हमारा टॉपिक है। कंपैरिजन क्या करना चाहते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं, जो लोग योग व्यायाम करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं, उनके मानसिक। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक क्वेश्चनर लेंगे मेंटल हेल्थ का, ठीक है। मेंटल हेल्थ की प्रश्नावली है हमारे पास, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। मेंटल हेल्थ की प्रश्नावली हमने भरवाई जा करके, तो हमने 50 लोग जो योग के करते थे उनसे भरवाई, जो 50 लोग योग नहीं करते थे उनसे भरवाई। अब हमने इस पे क्या किया, इस डेटा को लिया, डेटा को फिल कर दिया और हमने डेटा का एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के लिए क्या है, हमने प्रोडक्ट मोमेंट लगाया, ठीक है, क्योंकि हमें कोरिलेशन देखना, ठीक है, हमें सहसंबंध देखना। अब हमने सहसंबंध देख करके पता लगाया, पता लगने के बाद में आ रहा है रिजल्ट आया। तो रिजल्ट यहाँ 2 तरीके से आ सकता है। एक रिजल्ट ये आ सकता है कि क्या है, जो लोग योग करते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य, जो लोग नॉन योगा है उनका मानसिक स्वास्थ्य है।
तो योग, तो हमें पता चला जो लोग योग करते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा है, जो लोग योग नहीं करते हैं तो हमें पता चल गया कि योग का मानसिक स्वास्थ्य के साथ क्या है, एक गहरा रिश्ता है। और रिश्ता कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है, रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना। पॉजिटिव क्योंकि जो योग कर रहे हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य क्या है, अच्छा होगा, अच्छा पता चल रहा है। जो नहीं करे उनके बाद तुमसे पता चल रहा है कि इनका इतना नहीं अच्छा है जिनका योग करने वाला। तो इसका मतलब योग का कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है। तो योग और मेंटल हेल्थ के बीच में कोरिलेशन पाया जा रहा है। पाया जा रहा है जी सर। पता चल रहा है ना कि योग और मेंटल हेल्थ के बीच में क्या कोरिलेशन पता चला कि योग और मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं, क्योंकि जो योग कर रहे थे उनका मेंटल हेल्थ अच्छा था, जो योग नहीं कर रहे थे उनका मेंटल हेल्थ इतना अच्छा नहीं था। तो हमें ये पता चला कि योग और मेंटल हेल्थ के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है। ये भी हमें पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है, पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन, सकारात्मक। क्योंकि जो योग कर रहे हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है, उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। तो अच्छा मतलब पॉजिटिव। योग और मानसिक स्वास्थ्य के बीच में एक रिलेशन पाया जा रहा है और वो रिलेशन क्या है, पॉजिटिव। तो हमें क्या पता चला, एक तो पॉजिटिव पता चली, हमें एक डायरेक्शन पता चल गई। डायरेक्शन की, डायरेक्शन मतलब दिशा, दिशा पॉजिटिव है या जो है निगेटिव। तो हमें पता चला कि पॉजिटिव, तो हमें पता चलता है डायरेक्शन, ठीक है, कि सकारात्मक जा रहा है या नकारात्मक जा रहा है। दूसरा हमें स्ट्रेंथ पता चलती है कि जो है रिलेशनशिप वो कितना है। अब हमने आंकड़े इकट्ठा किए तो हमें ये भी पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप पाया जा रहा है वास्तव में वो रिलेशनशिप कितना है, हमें पता चला 0.75। कितना है, 0.75। जो रिलेशनशिप होता है, जब हम स्टैटिस्टिक के अंदर रिलेशनशिप देखते हैं इसको +-1 में देखते हैं। किसमें देखते हैं, +-1। +-1 का मतलब होता है 1 सबसे हाईएस्ट होता है। क्या होता है, 1। हाँ, अगर किसी चीज के घटने से कोई चीज घट जाती है तो उसके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, अच्छा है, ठीक है। जैसे समझिए ना, आपने, आपकी कमाई घट गई तो आपके खर्चे घट गए, तो अच्छा रिलेशनशिप क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है रिलेशनशिप। बताइए, हाँ सर। कमाई बढ़ गई और खर्चे बढ़ गए तो कमाई और खर्च के बीच में क्या है, एक स्ट्रांग रिलेशनशिप पाई जा रही है, ठीक है। कि घटता है तो घट जाता है और बढ़ता है तो बढ़ जाता है। भाई अगर कोई चीज घटने से कोई चीज बढ़ जाए तो रिलेशनशिप कैसी है, गलत है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर किसी चीज के घटने से कोई चीज बढ़े तो रिलेशनशिप कैसा है, सही नहीं है ना, है नहीं। इस पे मैं समझाता हूँ आपको। अगर किसी चीज के प्लस हुआ, ठीक है, जैसे आपकी इनकम बढ़ी तो इनकम बढ़ने से आपके खर्चे बढ़ गए, तो इसका मतलब इनकम और खर्चे के बीच में सकारात्मक संबंध। आपकी इनकम घटी, ठीक है, और खर्चा भी घट गया, तो मतलब क्या है, इनकम और खर्चे के बीच में एक सकारात्मक संबंध अभी भी, क्योंकि घटने से घट रहा है और बढ़ने से बढ़ रहा है। लेकिन आपकी जो है इनकम बढ़ी और लेकिन आपका खर्चे नहीं बढ़े, तो इसका मतलब क्या है, इसके बीच में कोई सकारात्मक संबंध नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। इनकम तो घट गई है लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब इनकम और खर्चे में क्या है, बिल्कुल अलग है। एक घट रहा है और दूसरा बढ़ रहा है, ठीक है, समझ के बाद। तो यहाँ क्या संबंध अच्छे नहीं पाए जा रहे हैं, सकारात्मक संबंध नहीं। और कभी कभी होता है नो रिलेशन। थोड़ा और अच्छे से समझा देते हैं, इसमें कंफ्यूजन सा हो सकता है, मान के चलिए, ठीक है। कि जैसे जो है कोई भी एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं योग का, जो कि आप लोग हैं। योग करने से क्या होता है, स्वास्थ्य बढ़ता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, मेंटल हेल्थ। जो योग नहीं कर रहे हैं उनका, तो यहाँ पर योग के साथ मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, सकारात्मक है। योग कर रहे हैं तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, योग नहीं कर रहे हैं तो मानसिक स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं, तो सकारात्मक संबंध है। लेकिन आपकी कमाई, इनकम के साथ मानसिक स्वास्थ्य का कैसा संबंध है, कि आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन मानसिक स्वास्थ्य का कोई उससे वो नहीं लेना देना है। कि आपकी इनकम बढ़ रही है तो क्या मानसिक स्वास्थ्य बढ़ रहा है, इनकम घट रही है तो क्या मानसिक स्वास्थ्य घट रहा है। तो पता चला इनकम जिनकी ज्यादा है उनका मानसिक स्वास्थ्य, और जिनकी इनकम कम है उनके मानसिक स्वास्थ्य में कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिला, एक ही जैसे। तो यहाँ क्या है, नो रिलेशनशिप। क्या है, नो। यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यहाँ नो रिलेशनशिप। एक हम और आगे आते हैं कि पता चला कि हमारे व्यक्ति के जो व्यायाम करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है, और जो करते हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के हम देख रहे हैं। तो हमें पता चला है कि योग कर रहे हैं, ठीक, या सॉरी
और भी चीजों को लेकर के चल देते हैं। योग, हाँ योग कर रहे हैं तो योग करने से उनके हेल्थ को लेकर के, इश्यूज को लेकर के पता चल रहा है कि योग कर रहे हैं फिर भी उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स ही रहती है। तो हमें यहाँ लग रहा है कि देखो योग का और मानसिक हेल्थ को लेकर के कोई रिलेशनशिप नहीं। ये हम यहाँ पर और चीज देखते हैं, थोड़ा और समझाने के लिए। जैसे योग का पढ़ाई के साथ हम देख लेते हैं कि मार्किंग के साथ कि क्या, तो हमने पता चला कि योग का और नंबर का सिस्टम का कोई रिलेशनशिप नहीं पाया जा रहा। अगर आप योग करते हो तो उससे जरूरी नहीं कि आपके क्लास में नंबर आ जाए अच्छे, ठीक है। आपने देखा होगा योग तो सारे करते हैं, इवन योग की क्लास में सारे लोग योग करते हैं, तो क्या सभी के नंबर अच्छे होते हैं? बताइए, क्या योग का आपके क्लास के नंबर से अंतर है पढ़ाई से? जी सर। नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपकी क्लास में सारे योग के बच्चे होते हैं, लेकिन कोई टॉप करता है, कोई फेल हो जाता है, कैसे हो जाता है? इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि अगर आप योग करते हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप अच्छे नंबर ही लेकर के आओगे। योग का नंबर के साथ कोई लेना देना नहीं। योग का संबंध आपके स्वास्थ्य से, हेल्थ से तो है, लेकिन आपके मार्क्स से नहीं है, है? नहीं सर। ये ध्यान दीजिए कि यही पता चला कि आपका योग का संबंध आपके मार्क्स से नहीं है कि आप योग करोगे वो चीजें करोगे, ठीक है। या और भी सही सारी चीजें, जैसे कि अगर आप जो है, तो हमें ये देखना है क्या एक से बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, यानी और थोड़ा सा अगर डिटेल से जाओगे तो यहाँ रिलेशनशिप का एक, जब आप कोरिलेटिव स्टडी करते हैं तो वहाँ सिंपल सा फॉर्मूला एक लगता है कि अगर एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है और एक के घटने से दूसरा घटता है, एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ गया, एक घटा तो दूसरा घट गया, तो इसे हम बोलते हैं सकारात्मक संबंध। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। एक बढ़ा दूसरा घट गया, एक घटा दूसरा बढ़ गया, तो इसे हम बोलते हैं निगेटिव रिलेशन। क्या बोलते हैं? निगेटिव रिलेशन। और एक घटा या बढ़ा लेकिन इधर वाले में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसे कहते हैं जीरो रिलेशन। क्या बोलते हैं? जीरो रिलेशन। ठीक है। इनकम बढ़ी खर्चे बढ़े, इनकम घटी खर्चे घटे, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। ठीक, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, ठीक है। एक बढ़ा तो दूसरा घट गया, दूसरा जो है घटा तो वो बढ़ गया, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें कहते हैं इनके बीच में निगेटिव रिलेशन। क्या है? निगेटिव। कि आपकी इनकम, आपने काम करना शुरू किया तो आप 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ कि आपका काम वर्किंग आवर बढ़ गया, लेकिन आपका हेल्थ डाउन चला गया, ठीक है। तो निगेटिव रिलेशनशिप है कि आपका जितना ज्यादा आप देर काम करो उतना ही स्वास्थ्य आपका डाउन चला जा रहा है। यानी उधर इनकम तो बढ़ रही है मेहनत करने से, लेकिन आपका क्या, स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा है। और जब आपका क्या है, यहाँ पर क्या, जब हेल्थ डाउन है तो इनकम, तो ये इस तरह से हमारे पता चलता है कि एक बढ़ने से दूसरा घट रहा है और एक घटने से दूसरा बढ़ रहा है। तो पता चला जब आपका हेल्थ अच्छा हो रहा है तो आपकी इनकम डाउन होती चली जा रही है, तो निगेटिव रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। और यहाँ जीरो, तो ये 3 रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है, ठीक, इस तरह से होती है। और ये जब रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है तो हमें डायरेक्शन पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? डायरेक्शन। लेकिन हमें पता डायरेक्शन नहीं, हमें स्ट्रेंथ भी देखनी, कितनी स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को हम +-1 से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? +-1। इस पे हो सकता है नीचे लिखा हो, अगर लिखा होगा तो अच्छा है। अरे बहुत है डेटा, इस पे आप पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये इतना ज्यादा आता नहीं है। मैंने इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है छोड़ी है कि आप इसको पढ़ लें और इसको पढ़ने के बाद में आपको ना मिले, ठीक है। मैंने हर चीज प्रयास किया है कि इसमें मैं वो चीजें पुट कर दूं और आप उसको आसानी से पढ़ के तो समझ जाए। सर ये थ्योरी वाले तो समझ जाएंगे, ये जो इसका है ना कि टेस्ट वाले, ये समझा देना बस आप सारे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन का इसमें नहीं लिखा है, तो ये पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? +-1 +1 क्या सबसे हाईएस्ट है, -1 क्या सबसे हाईएस्ट, ठीक है। तो ये कैसे होता है? जैसे 90, 0.80, ये 0.70, 0.60, अब ये 0 तक आएगा, तो 0 क्या है? अब 0 के नीचे चला जाएगा तो दिक्कत है, 0 के ऊपर रहेगा तो ठीक है। तो 0 के ऊपर पॉजिटिव संबंध है, 0 के नीचे क्या, नेगेटिव की तरफ चला जा रहा है, तो इसीलिए +- नेगेटिव। अगर कोई चीज नेगेटिव जा रही है, दूसरा भी नेगेटिव जा रहा है तो ठीक है। कोई चीज पॉजिटिव जा रही है, दूसरा पॉजिटिव जा रहा है तो ठीक है। लेकिन एक चीज पॉजिटिव जा रही है, दूसरी नेगेटिव जा रही है, तो फिर संबंध जो है अलग आते हैं। तो ये हमें रिलेशन इस तरह से पता चलते हैं। तो जब हमारे पास डेटा आता है, जैसे हमारे पास आया, तो यहाँ पर एक रिलेशन दिया होता है। अगर कोई चीज 0 आई तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में सहसंबंध कितना है, बहुत अच्छा नहीं है, 0 है। कितना? 0 है। कितना है? न्यूट्रल है, 0 है। लेकिन वहीं पर अगर कोई संबंध 0 जो है 0.50 आ रही है, तो इसका मतलब कैसा संबंध? एवरेज। कैसा है? एवरेज। और वहीं पर अगर 0.9 आ रही है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्या है?
स्ट्रॉन्ग है, और वहीं पर पूरा 1 आ रहा है तो हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट। तो हमें पता चल गया, हमें स्ट्रेंथ पर, हमें डायरेक्शन तो पता चल गई। जैसे आप कोई व्यक्ति है कि आपके बारे में अच्छा सोचता है, हमें ये तो पता चल गया कि हमारे बारे में अच्छा सोचता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो हमारे बारे में अच्छा कितना सोचता है, हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए है? पता लगे वो आपके बारे में अच्छा सोचता है केवल, ठीक है। अब आपको डायरेक्शन तो मालूम हो गई, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं मालूम, तो पता चला वो अच्छा तो सोचता है, लेकिन वो 0.10% सोचता है। अब क्या होगा, सही है 0.10 का मतलब है कि अच्छा सोचता तो है लेकिन बहुत कम है, इतने से काम नहीं चलेगा। आपको पता चला कि 2 व्यक्ति हैं, ए जो है आपके बारे में अच्छा सोचता है, बी भी आपके बारे में अच्छा सोचता है, लेकिन जो बी है वो 9.0 है और जो 1 है वो 0.10 है, तो कौन सबसे ज्यादा अच्छा सोचता है आपके बारे में? बी सोचता है, क्योंकि बी स्ट्रेंथ ज्यादा है और ये वाले की स्ट्रेंथ कम है। तो जब भी हम एनालिसिस करते हैं, रिलेशन देखते हैं, तो हमें स्ट्रेंथ और हमें डायरेक्शन, हमें दोनों देखना पड़ता है। एक से काम नहीं चलेगा कि कोई चीज आपने देखा होगा कि योग और जो है उसके बीच में पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन कितना है स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ भी बताओ, तो पता चलता है कि स्ट्रेंथ नहीं बता पा रहे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। अब हमें डायरेक्शन पता चल गया, हमें स्ट्रेंथ पता चल गई, अब हमें ये भी पता चल गया कि भाई योग के माध्यम से मेंटल हेल्थ में, वो योग मेंटल हेल्थ का अच्छा रिलेशन है, और हमें ये भी स्ट्रेंथ भी पता चल गई कि स्ट्रेंथ मतलब क्या है कि एक बहुत तगड़ा रिलेशनशिप पाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हमें एक चीज और नहीं पता चल पा रही, और हमें ये नहीं पता चल पा रही कि मेंटल हेल्थ को योग कितना प्रभावित कर रहा है, ये पता चली? अभी हमें ये नहीं पता, हमें डायरेक्शन पता चली कि योग प्रभावित कर रहा है, और योग जो है मेंटल हेल्थ, इन दोनों के बीच में भाई आपको ये पता चल गया कि बी आपके बारे में अच्छा सोचता है, और बी जो अच्छा सोचता है उसमें से 9.0 है, यानी सबसे ज्यादा अच्छा सोचता है, लेकिन ये नहीं पता कि आपके बारे में जो आपका स्वास्थ्य का राज है उसमें और कितने लोग हैं ऐसे, केवल बी से नहीं, तो पता चलेगा कि बी के साथ आपके साथ और भी ऐसे 4-5 लोग हैं जो आपके पास अच्छा सोचते हैं, तो आपको वो भी पता लगाना है कि मेंटल हेल्थ में ऐसा नहीं कि योग ही है, अच्छा स्वास्थ्य है, इनकम है, और भी चीजें कंट्रीब्यूट करनी है, तो आपको ये रियल में पता लगाना है कि कितना बड़ा रोल है योग का मेंटल हेल्थ में। इसके लिए भी हम एनालिसिस रिग्रेशन करते हैं, वहां से हम प्रेडिक्शन करते हैं कि वास्तव में योग का रिलेशन भी अच्छा है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, लेकिन उसका एग्जैक्ट जो है रोल कितना है ये पता हम उससे करते हैं, ठीक है। इसमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो है रिग्रेशन एनालिसिस होते हैं, मल्टीपल भी होते हैं, नॉन लाइनर भी होते हैं, लीनियर भी होते हैं, ठीक है, रेखीय भी होते हैं और मल्टीवेरिएट भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये वेरिएट रिग्रेशन के बारे में क्वेश्चन आया था। वेरिएट रिग्रेशन लेसन इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ 2 वेरिएबल टू एस्टैब्लिश द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन। जब हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं तो उसे कहते हैं वेरिएट, ठीक है, और जब हमारे पास 2 से ज्यादा होते हैं तब उसे कहते हैं मल्टीवेरिएट। क्या बोलते हैं? मल्टीवेरिएट, ठीक है। तो ये हमें इस तरह से होता है, और भी कई सारी चीजें, देखो मैं इतना जानता हूँ कि जो जिस तरह से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इस तरह से बिल्कुल कुछ लोगों के तो दिमाग से दूर जा रहा होगा कि क्या चीज बता रहे हैं, ये कौन सी चीज होती है, बला होती है, क्योंकि जब तक मीन मीडियन मोड ही समझना खतरनाक काम होता है, उसमें भी एम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, इसको समझना, फिर जेड समझना, उसके बाद में टी टेस्ट समझना, फिर एनोवा आना, एनोवा सबसे हाई, एनोवा के बाद में एनोवा होता है, मनकोवा होता है, और भी कितने प्रकार के जो है परीक्षण होते हैं, स्टैटिस्टिक होते हैं, तो थोड़ा सा कठिन काम है, पर ज्यादा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जैसे मल्टीवेरिएट आया, 2 वेरिएट आया, तो आप इसको समझ पाए, बस यानी आइडेंटिफाई कर पाए वहां की हमने ऐसा कुछ सुना। एक होता है पी वैल्यू को प्रोबेबिलिटी वैल्यू बोलते हैं, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के समय काम आता है, और यही डिसाइड करता है कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही कि एक्सेप्ट हो रही। तो कैसे पता चलता है, तो आपको पता था जब हमारी पी वैल्यू 0.5 क्या है, 0.5 से क्या होना चाहिए, लेस होती है, तब हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। क्या है? स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। और अगर हमारी वैल्यू 0.5 से ज्यादा हो गई तो 0.05, अगर इससे ज्यादा हो गई तो क्या होगा? मान के चलो आपने 2 चीजों का, 2 दुकान का मीन निकाला, एक का पहले का मीन 5 था, पहले जब आपने प्री टेस्ट किया तो 5 था, पोस्ट के टेस्ट किया तो मीन 6 आया, अब दोनों में डिफरेंस है 1 का। क्या डिफरेंस है?
एक 1 का डिफरेंस है। अब उसके बाद आपके साथ में पी वैल्यू आएगी, लेकिन जो पी वैल्यू आई 0.5 से ज्यादा थी। जो पी वैल्यू आई वो आपकी वो आई थी 0.925 आ गई। तो यहाँ तो पी वैल्यू तो आपकी 5 से ज्यादा आ गई, तो क्या आपकी जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती, नहीं एक्सेप्ट होती, रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ डिफरेंस तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन डिफरेंस हो कैसा रहा है हमें ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, समझ लो बात। तो इस तरह से चीजें पता चल रही है। हमारा जो है माइनस में यहाँ 5 से 6 माइनस करें तो -1 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि पी वैल्यू कितना, पी वैल्यू के आधार पे पी वैल्यू अगर इससे ज्यादा होगी तो आपकी जो हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट हो जाएगी, और पी वैल्यू इससे कम होगी तो क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है। और भी कई सारी चीजें हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई चीज 100 बार इम्प्लीमेंट किए जाएगी तो उसमें 5 बार ही गलत होने की संभावना है। कितनी बार? 5 बार। 5 बार। 0-1 पे भी टेस्ट किया जाता है। 0 का मतलब 100 बार ट्राई करोगे तो केवल 1 बार गलती की संभावना। ये हमारे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस में होता है। लेकिन अगर मेडिकल साइंसेस में चले जाओगे तो यही पी वैल्यू और कम होती चली जाती है, 0.000001। और चले जाओगे अगर आप एटॉमिक रिसर्च में चले जाओगे तो 0.0000 और क्यों चली जाएगी? क्यों बताओ? एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए वहाँ। यस, वहाँ एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए। जितना ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी उतना ही ज्यादा ठीक रहेगा। वहाँ कोई गलती की संभावना नहीं है, बिल्कुल कोई गलती की संभावना नहीं। थोड़ी सी भी गलती होगी तो उसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और कल हम लास्ट इसकी क्लास लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी देखिए बताने को इसमें पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक का भी दिया हुआ है, तो आप इसको चाहे पढ़ लीजिए। कल हम आपको रेफरेंस बताएंगे, बिब्लियोग्राफी बताएंगे और कुछ जनरल की चीजों के बारे में बताएंगे। कुछ नॉर्म्स हैं यूजीसी, और कल ये रिसर्च हम समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी को, शुभरात्रि। इसको आप लोग एक पढ़ लीजिएगा, ये अपलोड भी हो चुका है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा पढ़ाने में मुझे आसानी होगी, क्योंकि रिसर्च में इतना कुछ है कि मैं बताते परेशान। तो ये पी वैल्यू का एक बार और समझा दीजिए। अब कल समझाएंगे।